दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों आज हम दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हमारा जो लेक्चर है 396 नंबर का लेक्चर है। हमने इंडियन ज्योग्राफी 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया था। इस तरीके से देखा जाए तो आज हमारा 66 यानी 66वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 11,880 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे सवाल यहां पर ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत में गरीबों का काजू किसे कहा जाता है, पेगिंग जो है दोस्तों किस फसल से संबंधित है या क्या है ये पेगिंग, ठीक है। अरहर तूल जो दाल आप खाते हैं दोस्तों, तुअर की दाल होती है, इसे हम तूर बोलते हैं दोस्तों, अरहर होता है। ये मूलतः किस देश का पौधा है, किस देश की फसल है। मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सी फसल जिम्मेदार है। दालों के उत्पादन उपभोग में भारत का स्थान कौन सा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर साथ में बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्सेज हमने शुरू किए हैं। आप एक बार विश्वास भरोसा के साथ हमारे साथ जुड़िए, निश्चित रूप से दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल दोस्तों रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लास्ट टाइम हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे रागी के बारे में, ठीक है। बाजरा, रागी, जौ के बारे में पढ़ रहे थे, मक्का के बारे में पढ़ रहे थे। तो रागी के 2-3 सवाल बचे थे जो मुझे अच्छे लगे तो उनको आज मैं शामिल कर लिया हूं और इसके बाद दोस्तों हम लोग दलहन और तिलहन के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल दे रहा है कि जो रागी है ये रागी का 80% उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है। रागी का 80% उत्पादन, ठीक है। देखिए रागी का ज्यादातर जो उपयोग है दोस्तों यह तो खास करके मोटा अनाज है, ठीक है। मोटा अनाज है तो मोटा अनाज भी तो खाया जाता है, तो याद रखेगा इसका उपयोग दोस्तों खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। प्लस दोस्तों याद रखेगा बियर और शराब बनाने में, ठीक है। बियर एवं शराब बनाने में भी दोस्तों रागी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो आप जान ही रहे हैं। अब 80% उत्पादन दोस्तों कहां होता है, तो इसका उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में कहां पर दोस्तों, तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु में, ठीक है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में दोस्तों, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों इन्हीं दो राज्य में होता है। आप देख रहे हो ना 80% है। बाकी के भारत में बहुत सारे स्टेट है तो वहां पर दोस्तों मुश्किल से 20% ही होता है। अच्छा, इस सवाल को पढ़ने के बाद कभी कभी मन में आने लगता है कि क्या सर इसका मतलब यह है कि उत्तर भारत में कहीं होता ही नहीं। होता है भाई, उत्तराखंड वगैरह में होता है, ठीक है। सवाल ये दे रहा है कि उत्तर भारत में रागी का प्रमुख उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है, तो उत्तर भारत में उत्तराखंड में दोस्तों रागी का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। कहां पर दोस्तों, उत्तराखंड में रागी का उत्पादन होता है, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, हो सकता है रागी नाम से आप वाकिफ ना हो, रागी को दोस्तों मड़ुआ कहा जाता है, ठीक है। मड़ुआ भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे दोस्तों मंडुआ भी कहा जाता है। मड़ुआ या मंडुआ के नाम से जाना जाता है। हो सकता है बिहार वगैरह में दोस्तों लोग इसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। बिहार में लोग रागी शब्द कम यूज करते हैं, लोग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे मंडुआ बोलते हैं। लेकिन एक सवाल और याद रखेगा, महाराष्ट्र में इसे क्या बुलाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में ये आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल है। महाराष्ट्र में रागी को लोग नाचनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाचनी कहते हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। जब आप स्टडी 91 पर आते हैं ना तो हम इसी तरह के शोध करके बताते हैं कि देखिए समझिए, हो सकता है कि कोई रागी बोलता हो, उसी को कोई मडुआ कहता है, कोई मंडुआ कहता है, कोई नाचनी कहता है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही फसल का अलग अलग नाम है, ठीक है, जो अलग अलग स्थानों पर बोला जाता है, ठीक है। तो सबकी स्थानीय भाषा अलग अलग है। आगे देखिए, कर भारत में किस वर्ष को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। भारत में किस साल को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया गया था। देखिए हर साल को एक नाम दिया जाता है, उसी तरह से मोटे अनाज का साल दोस्तों किसे दिया गया था, तो वर्ष 2018 में। मुझे तो बड़े अच्छे से याद है क्योंकि दोस्तों मेरे विवाह का वर्ष था तो मैं इसे भूल नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा 2018 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया गया था। लेकिन एक याद रखिएगा एक सवाल और, ठीक है। आपने संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है, सुना होगा ना, संयुक्त राष्ट्र जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत दोस्तों एक संस्था है फाओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फाओ दोस्तों 2023 को जो है मोटे अनाज के रूप में मनाई थी। तो ये तथ्य भी आप याद रखेगा। तो परीक्षा में ध्यान ये देना आपको कि भारत वाला पूछा है या फिर ये यूएन वाला पूछा है, यूनाइटेड नेशन वाला पूछा है, ठीक है। इस बात को सोच समझ के बताएगा क्योंकि भारत ने तो 2018 में ही मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर दिया था, जबकि ये लोग दोस्तों 2023 में घोषित किए हैं। तो इस वजह से दोस्तों दोनों सवाल अलग अलग है, दोनों के जवाब भी अलग अलग है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। करा दोस्तों दालें
फसल उत्पादन किस वर्ग में आती है? किस वर्ग मतलब किस मौसम में दोस्तों? ये दाले फसल मतलब क्या है? दलहनी फसल की बात कर रहा है, ठीक है, दलहनी फसल, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो दलहनी फसल हैं ये किस जो है ऋतु में दोस्तों बोई जाती है? तो इस तरह से दोस्तों जब आप फसलों की बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं रबी के बारे में, आप पढ़ते हैं खरीफ के बारे में, आप पढ़ते हैं जायद के बारे में। तो दोस्तों ये दलहनी फसलों की खेती दोस्तों इन तीनों में किया जाता है, रबी खरीफ जायद, ये सभी मसलों में सभी जो है मौसमों में दोस्तों उत्पादित होती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा। करा भारत दालों के उत्पादन में किस क्रम पर आता है दोस्तों? तो भारत जो है दोस्तों ये दालों के उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है। दाल का दोस्तों कौन सा रैंक है? फर्स्ट रैंक है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूं और आपसे बता रहा हूं दोस्तों फर्स्ट रैंक ये भारत का है, तो याद रखिएगा कितने चीजों में? 3 चीजों में। एक तो सबसे ज्यादा दुनिया में दाल का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। सबसे ज्यादा उपभोग दोस्तों दुनिया में कौन करता है? तो हर किसी के घर में दाल बनता होगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपभोग भी दाल करता है। सबसे ज्यादा आयात भी दोस्तों कौन करता है? सबसे बड़ा आयातक देश भी कौन सा है? वो भी दोस्तों भारत है। निर्यात नहीं कर पाता। अरे आयात मतलब इतना यहां के लोग दाल खाते हैं कि पूरे दुनिया में नंबर 1 पर उत्पादन में है, लेकिन उपभोग भी नंबर 1 पर है। तो इस वजह से दोस्तों भारत को दाल दूसरे देश से खरीदना पड़ जाता है, ये हालत है यहां का, ठीक है। तो इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखिएगा। न जाने पर आज की बात अलग है कि आज उत्पादन के बारे में पूछा, कल तो उपभोग पूछ सकता है ना, परसों आयात पूछ सकता है ना। तो ये तीनों बातें दोस्तों आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व के कुल दलहन उत्पादन, अगर कुल दलहन उत्पादन की बात की जाए तो दोस्तों कितना प्रतिशत दलहन उत्पादन भारत में होता है? लगभग 1/4 यानी 25% के आसपास दोस्तों दलहन उत्पादन ये भारत में होता है। तो यहां पर लिख लीजिए वैश्विक उत्पादन का, वैश्विक उत्पादन का 1/4 मतलब सीधे सीधे क्या हो गया? लगभग लिख लीजिएगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना ये 23 दशमलव समथिंग का है, तो मैंने 25% डाल दिया, ठीक है। अच्छा ये तो उत्पादन को हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि भारत उत्पादन में 1 नंबर पर है, लेकिन उपभोग में भी तो 1 नंबर पे है। तो अगर हम खपत की बात करें तो खपत कितना होता है, ठीक है, तो याद रखेगा वैश्विक खपत का कितना दोस्तों? पूरे दुनिया में जितना खपत होता है अकेले 27%, पूरे दुनिया में जितना खपत होता है उसका 27% खपत दोस्तों सिर्फ भारत में हो जाता है। बताइए कितना कमाल का बात है ना। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था आयातक देश की आयात करता है, ठीक है, तो कितना दोस्तों पूरे दुनिया में जितना भी वैश्विक आयात का होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा पूरे दुनिया में जितना भी आयात होता है उस वैश्विक आयात का 14%, कितना दोस्तों? 14% आयात दोस्तों केवल भारत कर लेता है। 3 आंकड़े हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो 25%, खाने वाला ज्यादा है तभी तो दोस्तों खरीदना पड़ रहा है। बताइए 25% उत्पादन किया, अगर उपभोग भी 25% होता तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन दोस्तों ये बढ़ गया उपभोग, तो 27% उपभोग हो रहा है, इसीलिए 14% वैश्विक जो है आयात का भारत अकेले खरीद लेता है, ठीक है। तो ये 3 आंकड़े हैं, इन तीनों को दोस्तों आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में दालों की कृषि के विकास की मुख्य बाधा क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर दाल की खपत भारत में इतनी ज्यादा है तो दालों के उत्पादन में क्या दिक्कत है? क्यों दाल की खेती लोग क्यों नहीं करते हैं? लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, सर दाल उगाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत है सिंचाई की समस्या। जो नंबर 1 पर दोस्तों क्या है? जो नंबर 1 पर समस्या है वो है दोस्तों सिंचाई की समस्या, ठीक है। आज भी दोस्तों भारत में ऐसा नहीं कि हर जगह नदी है, हर जगह नहर है, ठीक है। आज भी भारत में काफी हद तक निर्भरता दोस्तों मौसम पे रहना पड़ता है और ये एक बड़ी बात है, ठीक है। दूसरा दोस्तों रासायनिक मत लिखिए। दूसरा दोस्तों मिट्टी में जितनी उर्वरकता होनी चाहिए ना उतनी उर्वरकता दालों के लिए नहीं परफेक्ट मिल पाती है, इस वजह से हर जगह दाल की खेती नहीं हो पाती है। यह भी दोस्तों एक बड़ा कारण है, ठीक है। तो इसको मैं अपने भाषा में क्या लिख दूं दोस्तों, ठीक है, मिट्टी में उर्वरकता की कमी, ठीक है, लिख सकता हूं ना, मिट्टी में उर्वरकता की कमी, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा उर्वरकता नहीं है। देखिए हर क्षेत्र की अपनी अपनी मिट्टी की विशेषताएं हैं।
वो इसके अनुकूल नहीं है, इस वजह से दोस्तों एक समस्या होता है, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों जो कीट एवं बीमारियां हैं, ठीक है, कीट एवं बीमारियों के कारण, ठीक है, जो कीट एवं बीमारियां हैं यह भी दोस्तों इस फसल में बहुत ज्यादा लगती हैं, ठीक है। तो उनका बचाव कैसे हो सके, तो यह भी है। और तीसरी चीज क्या है दोस्तों, ठीक है, तीसरा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसान ने सब लड़ भिड़ के कर भी लिया और दाल का उत्पादन कर भी दिया, तो उसके लिए उसको अच्छी कीमत नहीं मिलती, मतलब मुनाफा कम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेचने पर कम मुनाफा, ठीक है, कम मुनाफा। कहीं ना कहीं दोस्तों खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इस वजह से लोग कहते हैं यार इतना मेहनत से बो और फिर उतना ज्यादा हमको जो है मुनाफा मिल नहीं रहा, तो इतना मेहनत किस लिए करना, तो लोग नहीं करना चाहते हैं। ये एक दोस्तों मुख्य कारण ये भी है, ठीक है। कह दालों के कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि पूरे भारत में जितना भी दलहनी कृषि का क्षेत्र है, अच्छा सबसे ज्यादा दाल उत्पादन कहां होता है दोस्तों भारत में, तो याद रखेगा सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला राज्य, ठीक है, सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो याद रखिएगा अगर कभी भी सवाल आए तो बताइएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन दोस्तों कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अब सुनिए, कह दालों के कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा सिंचित क्षेत्र के दोस्तों अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा लगभग 20%, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों आंकड़ा, लगभग 20%, ठीक है। तो 20% भी दे सकता है या दोस्तों 1/5 भी दे सकता है, क्योंकि 1/5 को ही तो 20% कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस यही दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए दोस्तों ये दलहन दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हर साल 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आप याद रखेगा हर साल 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए इसी दिन क्या होता है, विश्व हास्य दिवस भी अंग्रेजों ने मनाना शुरू कर दिया। हास्य दिवस, हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, कि इतनी जो है गरीबों की भाषा है, हाँ ठीक है। आज दोस्तों तूती बोल रही इसी भाषा की, तो याद रखेगा दोस्तों। और वो हमें सिखा रहे हैं जिनके अपने अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। अरे तुम्हारे दोगुना पे हम चल रहे हैं, हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कहाँ किस दुनिया में हो, हाँ, उनका 26 का दोगुना 52। उनके यहाँ स्वरों की संख्या 5 ए ई आई ओ यू, और हमारे यहाँ 5 के दोगुना 10 छोड़ 11 लिख, ठीक है। 11 तुम्हारे दोगुने से ज्यादा, हाँ, हमारे यहाँ स्वरों की संख्या, और हमको सिखा रहे हो करो हिंदी। लेकिन मनाया इसीलिए जा रहा था, मैं आपको जो बेसिक है वो चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। कह रहा कि दालों के कुल उत्पादन में चने का हिस्सा दोस्तों कितना है, ठीक है। अच्छा देखिए, दलहनी फसलों में बहुत कुछ आता है, चाहे आप उसमें चने की दाल कर दें, चाहे उसमें मटर की दाल कर दें, चाहे उसमें अरहर की दाल कर दें, ठीक है, बहुत कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि दालों के कुल उत्पादन में चने का हिस्सा कितना। अच्छा, कितने लोगों को चने की दाल जो अच्छी लगती है, गजब लगती है ना। मेरे घर में मेरी माता जी बनाती हैं देसी घी की चने की दाल। उसमें क्या है ना, पानी पड़ता ही नहीं है, केवल प्याज और घी, 2 ही एलिमेंट मतलब होते हैं, बाकी मसाले होते हैं, और चने की दाल, मतलब क्या ही। अगर वो दाल बनती है ना, तो जान लो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि भाई आज कुछ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। बड़ी, अगर आप में से किसी ने खाया हो या सुना हो तो बताएं मुझे, ठीक है। कर दालों के उत्पादन में चने का हिस्सा दोस्तों कितना होता है, ये आप बताइए। चने का हिस्सा दोस्तों कितना होता है, तो मतलब पूरे भारत में बहुत सारी वैरायटी के दाल है, तो उसमें से चने वाले दाल का परसेंटेज कितना है, तो ये जो परसेंटेज है दोस्तों लगभग 40%, यानी आधा से थोड़ा कम। यानी सबसे ज्यादा तो अरहर और चना, इन्हीं का दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, बाकी का दोस्तों आंकड़ा जो है बहुत कम है। करा चना में पाया जाने वाला दोस्तों पोषक तत्व कौन सा है, ठीक है। इतना ज्यादा चने का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोषक तत्व चने में होगा ही होगा। वो पोषक तत्व दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा दोस्तों। अब जो आप नहीं जानते वो नोट कीजिए, ठीक है। चने में कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है लगभग 60%। कितना होता है दोस्तों, लगभग 60% दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। जनरली क्या बच्चा सोचता है कि दाल की बात हो रही है तो दाल में चाप के प्रोटीन होगा, ठीक है, जबकि प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का हिस्सा दोस्तों केवल 20% है, ठीक है।
प्रोटीन का हिस्सा कितना दोस्तों 20%, तो 60% तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, 20% तो दोस्तों प्रोटीन हो गया, और बाकी के जो है दोस्तों वो अन्य में आ जाते हैं। अब अन्य में दोस्तों बहुत कुछ मिनरल्स में पाए जाते हैं, वो अलग रखिए, ठीक है। तो मोटी मोटा दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है शरीर में, प्रोटीन का काम होता है, ठीक है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना, ये दोस्तों इसका क्या होता है, लक्ष्य होता है, एक चीज। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का उद्देश्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर में त्वरित ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होती दोस्तों, याद रखेंगे, त्वरित ऊर्जा, ठीक है, त्वरित ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। ये तथ्य आप याद रखें, जब कभी साइंस में आएंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में, ठीक है। आगे बढ़िए, करा चना उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो याद रखेगा 2 टाइप की मिट्टी चना उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। एक तो दोमट मिट्टी लिखेगा, ठीक है, एक तो दोमट मिट्टी और एक जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। एक दोमट मिट्टी दोस्तों इसके लिए एकदम अच्छी होती है, और एक जलोढ़ मिट्टी ये भी ठीक ठाक होती है। तो ये दोनों मिट्टी जहां जहां मिलती है वहां पे दोस्तों इस चने की खेती किया जाता है। तो जलोढ़ बड़ा तो दोस्तों खास करके गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मिल जाता है, और बाकी कुछ कुछ जगह पे दोमट मिल जाता है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। करा सर्वाधिक दाल उत्पादक दोस्तों राज्य कौन सा है, तो इसमें नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा राज्य आ जाता है, 1 नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य आ जाता है। ये दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, इसलिए 1 नंबर पे दोस्तों इसका नाम है। दूसरे नंबर पे आपको भरोसा नहीं होगा, दाल और तेल दोनों में दोस्तों राजस्थान बड़ा आगे, ठीक है। तेल दोस्तों तिलहन उत्पादन के लिए दोस्तों राजस्थान एकदम टॉप पे है, लेकिन दलहन में दोस्तों इसका नंबर दूसरे पे आ जाता है। और जो तीसरा रैंक है दोस्तों, आप भरोसा नहीं मानेंगे, महाराष्ट्र का नंबर है। हमारे यहां बस गेहूं चावल वाली बात होती है, दाल वाल कहां इतना ज्यादा उत्पादन होता है। दाल का उत्पादन आप देखें अरहर वगैरह का होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, क्योंकि बड़ा मेहनत वाला खेती है ना, इसलिए लोग कम करना चाहते हैं। अगर दालों के उत्पादन, उपभोग और आयात की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा, बता तो दिया था पहले ही, ठीक है, कि भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है, पहला स्थान है इन तीनों ही मामले में। किसमें दोस्तों, उत्पादन में भी दोस्तों पहला स्थान है, यहां भी दोस्तों फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा दोस्तों उपभोग भी मैंने आपको बताया, उपभोग में भी दोस्तों फर्स्ट रैंक है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आयात में, ठीक है, आयात में भी दोस्तों फर्स्ट रैंक है, क्योंकि सबसे ज्यादा दाल इसको बाहर से खरीद के मंगाना पड़ता है, ठीक है। करा अरहर या जो तूर दाल है, ठीक है, गौवा में दोस्तों तुअर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तूर को तुअर कहा जाता है। करा इसका मूल स्थान कहाँ है, ठीक है, ये जो अरहर था ये कहां का पौधा है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका मूल स्थान था अफ्रीका में, ठीक है, कहां था दोस्तों, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का फसल था दोस्तों। ये भारत में बाद में आया, बहुत बाद में आया है, और हमको लगता है कि था पुराना ही है, तो इसको आप याद रखें फिलहाल। तो अरहर जो दोस्तों अफ्रीका का फसल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। अब कब आया ये तो बड़ा दिमाग लगा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो जीएस की क्लास चल रही है ना, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे विषय को कवर कर लिया है, ठीक है, और आप आइए जुड़िए पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये 5 विषय आप देख रहे हैं ना, ये 5 के 5 विषय दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, यानी हिस्ट्री में अब ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हमने आपको लेक्चर न दिया हो। तो जब आप स्टडी 91 पर आएंगे तो आपको सीक्वेंस में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसी तरह हमने पूरा संविधान पढ़ा दिया, इसी तरह हमने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल पढ़ा दिया। अब जाके दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो आप आइए दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहें सीक्वेंस से तो ये 5 विषय आप पढ़ सकते हैं, और 6वां विषय दोस्तों यह भी आपका समाप्त होने वाला है। और आप ये जान ही रहे दोस्तों कि अब तक दोस्तों 11,800 से अधिक सवाल दोस्तों ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, और ये पूरी की पूरी क्लास क्या है, निःशुल्क है, कहीं कोई पैसा नहीं देना है। आप पढ़ेंगे तो फायदा छोड़ आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि देश की प्रमुख दलहन फसल दोस्तों कौन सी है, तो यही जो अरहर की दाल है, जो अरहर की जो दाल है दोस्तों, जिसे आप तूर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तूर दाल कहा जाता है या तुअर दाल कहा जाता है, ये दोस्तों सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसे पीजन पी भी कहा जाता है, लाल चना भी कभी लोग बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन आप यही याद रखिएगा, ज्यादा सही उत्तर यही है, ठीक है। करा अरहर की प्रमुख किस्में कौन कौन सी दोस्तों, जरा उस किस्म के बारे में बता दीजिए कि अरहर की जो दाल आप खाते हैं इसमें कौन कौन सी किस्म दोस्तों पॉपुलर है, ये आप बताना आपको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, अमर हो गई आशा, ठीक है, अमर हो गई आशा, कौन सी आशा, 2 आशा है,
एक तो हमारी आशा है दाल खाने की आशा, और एक ही वाली आशा है, इस वाले आशा को हमको लगता है हर कोई जानता होगा ना, ठीक है, सुरती वाली आशा। तो अमर हो गई आशा, दोनों अमर है, हमारी आशा भी अमर है और ये वाली आशा तो दोस्तों जानिए वो तो अमर है ही है, ठीक है। तो अमर हो गई आशा। दूसरा याद रखेगा, आजाद हो गए मालवीय, ठीक है, आजाद हो गए मालवीय। मालवीय साहब को जानते हैं ना, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना किया था, ठीक है। तो याद रख 1916 में आजाद हो गए मालवीय, ठीक है। और बहार किसकी आई? बहार आई लक्ष्मी की, ठीक है, बहार आई लक्ष्मी की, ठीक है, बहार आई लक्ष्मी की। तो बहार और लक्ष्मी भी याद रखेगा। और ये दो और था यार, हाँ, एक तो मोदी जी का विकास, ठीक है, जो पता नहीं कब से आ रहा है और कब आएगा, और एक है दोस्तों पारस, ठीक है, पारस। पारस पत्थर के बारे में कोई सुना है? पारस पत्थर किसी को मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। पारस पत्थर से जिस चीज को छू देते तो सोना में बदल जाता था। गजब। हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह रहा हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पौराणिक बातें बड़ी गड़बड़ सड़बड़ होती, गड़बड़ नहीं हो सकता। कोई ऐसा यंत्र रहा हो जो रासायनिक अभिक्रिया से बदल लेता हो कि इसी कलम में आप सटा देंगे, कलम में सोने की हो जाएगी, नहीं हो सकता। सब अभिक्रिया का है तो खेल है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके कुछ वैरायटी हैं, इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक फसल कौन सी होती दोस्तों? तो याद रखेगा दलहनी फसलें, ठीक है। जितनी भी दलहनी फसलें होती दोस्तों याद रखेगा ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसके बिना दोस्तों, अब देखिए वैसे तो हमारे नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में आप जानबे करते हैं कि 71% दोस्तों नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन वायुमंडल में, ठीक है, और वो डायरेक्ट दोस्तों मिट्टी में तो जा नहीं जाएगा। जब ये दलहनी फसलों की खेती की जाती है ना, तो मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो पाता है। इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता शक्ति में दोस्तों विकास हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये तथ्य आप यहाँ पे याद रखिएगा। करा देश में दालों की खेती का प्रमुख क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? कहां कहां पर दोस्तों ये दाल की खेती होती है? अरे भाई अभी मैं शुरू में आपको बता दिया था कि सबसे ज्यादा खेती होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तभी तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। दूसरी खेती होती है दोस्तों राजस्थान में, तभी तो दोस्तों राजस्थान का दूसरा स्थान था। तीसरी होती है महाराष्ट्र में। क्यों? अरे भाई महाराष्ट्र का तीसरा रैंक क्यों, आप बताओ। यानी खेती होती होगी तभी तो दोस्तों ये रैंक जो है डिसाइड हो रहा है कि नहीं ये पहला दूसरा तीसरा, आप जो याद रख पा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। और ऐसे पार्ट वाइज पूछ देगा तो बताइएगा दोस्तों, यहां पे और बताइएगा दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार यहां भी दोस्तों होता है। इसके अलावा दोस्तों मालवा का पठारी क्षेत्र, जो दक्कन का पठार है, जो मालवा का पठार है, यहां भी दोस्तों दाल की खेती होती है। इसके अलावा दोस्तों आप चले जाइए राजस्थान साइड में, तो आप इसको बोलिए उत्तर पश्चिम का शुष्क क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, यहां भी दोस्तों दाल की खेती होती है, ठीक है। तो ये सब भी आप बोल सकते हो। तो देख लीजिएगा, आप में स्टेट वाइज पूछा है या इस तरह का ऑप्शन दिया एग्जाम में, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, तभी जो है आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। और आगे जाइए, करा दालों के अंतर्गत आने वाली दोस्तों प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो जैसे एक तो हो गया दोस्तों अरहर की दाल, दूसरा हो गया दोस्तों चना की दाल, तीसरा हो गया दोस्तों मटर की दाल। इतना तो आपके घर में यूज ही होता होगा, तो इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तीसरा दोस्तों मसूर की दाल, पांचवा लिख दीजिए दोस्तों मूंग दाल, ठीक है, तबीयत खराब होने पर मिलती मूंग दाल, ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। तो ये सब दाल की फसलें हैं। अब दाल कितने वैरायटी के हैं और आप इंडिया में रहते हैं, अगर आपको ये सब बताना पड़े, ठीक है, छोटी छोटी बातें, तो बड़ा बेइज्जती लगेगा यार, ठीक है। करा दाल उत्पादन में शीर्ष देश कौन से देश दोस्तों टॉप पर हैं? तो पहला रैंक तो दोस्तों अपने भारत का ही आता है, ठीक है। भारत के बाद ही दोस्तों किसी दूसरे का नाम है, क्योंकि भारत उपभोग हो, उत्पादन हो या आयात हो, तीनों में दोस्तों पहला स्थान रखता है। दूसरा स्थान है दोस्तों स्पेन देश का। स्पेन का नाम सुनते हैं ना, स्पेन के लोग ही दोस्तों, अरे स्पेन में तो बैल वाली लड़ाई होती थी, सांड की लड़ाई जो होती है स्पेन में होती है। स्पेन के लोग सांप मार के खाते थे, आपको याद होगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, कहां पे? मैड्रिड। और तीसरा नंबर याद रखेगा पोलैंड का है। कौन सा है? पोलैंड, ठीक है, पोलैंड का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो स्पेन, पोलैंड, कम से कम 3 देशों का नाम आप याद रखेगा। आपके जान पहचान वाला यहाँ कोई मिलने वाला नहीं। अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो शायद वो क्या नाम है भाई, मोजाम्बिक का नाम शायद आता है। अब इसमें अमेरिका, रूस और चीन, उन लोगों को ढूंढेंगे, उनको दाल वाल से मतलब नहीं, नॉनवेज वाले देश है, ठीक है, मक्का कब टिके रहते हैं, वही सब उन लोगों का जीवन है। करा दलहनी फसलों में एनपीके का आदर्श अनुपात क्या है? ठीक है, पहले आपको अनुपात बता देता हूं, फिर बताता हूं एनपीके क्या होता है। चलिए पहले एनपीके ही समझ लीजिए। एन का मतलब होता है दोस्तों नाइट्रोजन। एन का मतलब क्या होता है? और आप जानते हैं कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन
का योगदान कितना रहना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखेगा। दूसरा शब्द है पी, पी कहा जाता है दोस्तों पोटेशियम को, किसे कहा जाता है, पोटेशियम को, यही ना होगा भैया, आगे बताइए, कुछ गड़बड़ लगे तो पहले आप समझा दीजिएगा, ठीक है, तो याद रखेगा, नहीं यार पी माने पोटेशियम नहीं, के माने पोटेशियम होना है। पी दोस्तों फास्फोरस को कहा जाता है, हम भी सोच रहे हैं कुछ तो मेरे मुंह से गलत निकल रहा है, ठीक है, और जो के है दोस्तों ये क्या हो जाता है, पोटेशियम के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखिएगा। जो एनपीके है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, और इसके लिए जो आदर्श अनुपात बताया गया वो अनुपात है दोस्तों 1:2:1, ठीक है, 1:2:1, ये दोस्तों आदर्श अनुपात है। यहाँ फास्फोरस की मात्रा के लिए दोस्तों 2 यूनिट है, और पोटेशियम के लिए 1 यूनिट है, और नाइट्रोजन के लिए 1 यूनिट है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। 1:2:1 बहुत ढंग से इसको याद रखेगा, एक आदर्श अनुपात है दलहनी फसलों के लिए, इसे आप याद। अब जिन बच्चों को नहीं पता होता ना, वो सोचते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है तो नाइट्रोजन आपको 2 नंबर दे दो, बाकी और जिसका जो देना समझ लो ना, ऐसा ना करिएगा, जो बताया जा रहा है इसको याद रखेंगे। करा भारत में तिलहन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, तिलहन मतलब याद रखिएगा, तिलहन दोस्तों ये वसा वाले फसल होते हैं जिनमें वसा ज्यादा होती, फैट ज्यादा होता, तभी तो दोस्तों इसे तिलहन का नाम दिया जा रहा है। अगर फैट ज्यादा ना होता तो इसे तिलहन का नाम क्यों दिया जाता। करा भारत में तिलहन उत्पादन के जैसे दलहन वाले में आपने दक्कन का पठार पढ़ा, मालवा पढ़ा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पढ़ा, स्टेट वाइज देखा तो पहले पे एमपी पढ़ा, दूसरे पे राजस्थान पढ़ा, तीसरे पे महाराष्ट्र पढ़ा। उसी तरीके से दोस्तों आपसे कह रहा तिलहन उत्पादन जो है ये किन किन क्षेत्रों में होता है, तो ये आप याद रखेगा। पुनः आ जाइए दोस्तों, तिलहन उत्पादन तो याद रखेगा मालवा का पठार, ठीक है दोस्तों, मालवा का पठार तो आप कहेंगे दलहन के, अरे तो दलहन तिलहन दोनों के लिए क्या नहीं लिखेंगे क्या, ठीक है। दूसरा लिखेगा दोस्तों मराठावाड़ा, ठीक है, मराठावाड़ा लिखते ही दोस्तों सीधे सीधे बोध हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंतर्गत ही दोस्तों ये मराठा आते थे, ठीक है, तो याद रखेगा। बाकी पश्चिमोत्तर की अगर बात करेगा, पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम न लेके मैं इसको पश्चिमोत्तर बोल दे रहा हूं, ठीक है, पश्चिमोत्तर की बात करेगा तो यहां पर गुजरात भी आपको याद रखना है और राजस्थान भी याद रखना है, ठीक है, गुजरात राजस्थान दोनों ये तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी और स्टेट वाइज आगे बढ़ेंगे तो फिर कर्नाटक याद रखेगा, कर्नाटक में कर्नाटक का पठार है वो भी दोस्तों जाना जाता है, प्लस दोस्तों तेलंगाना वाला क्षेत्र है वो भी जाना जाता है, ठीक है, प्लस दोस्तों आपने रॉयल सीमा का नाम सुना होगा, रॉयल सीमा का वो भी दोस्तों जाना जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जगह हैं जहां तिलहन उत्पादन होता है। अपना उत्तर भारत में मत रहिए, ठीक है, ये सब तिलहन उत्पादन यही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर तिलहन का उत्पादन किस फसल के समय में किया जाता है, तो तिलहन वाला दोस्तों ये रबी प्लस खरीफ दोनों में होता है, रबी खरीफ दोनों में किया जाता है। लेकिन आप दलहनी वालों में तीनों में पढ़े थे, रबी खरीफ जायद तीनों में था। यहां पर दोस्तों रबी और खरीफ की बात कीजिएगा, जायद मतलब ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में इसका उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कब उगाया जाता है ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। करा तिलहन के प्रकार दोस्तों कौन कौन से, तिलहन के प्रकार जैसे दलहन में आपने अरहर दाल के बारे में बात किया, मटर के बारे में पढ़ा, चना के बारे में पढ़ा, मूंग के बारे में पढ़ा, उड़द के बारे में पढ़ा, पता नहीं उड़द लिखा था कि नहीं लिखा था, मसूर के बारे में पढ़ा। मैंने कहा ना दाल के बारे में हमें बताना पड़े ठीक नहीं लगता। उसी तरह से जब आप तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन में याद रखेगा यहां पर 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो तिलहन की वैरायटी में 2 चीजें याद रखेगा, पहला होता है खाद्य। खाद्य का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे खाद्यान्न लिख दूं, क्या खाद्य, ठीक है, खाद्य या खाद्यान्न का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेगा मनुष्यों के उपभोग हेतु, ठीक है, मनुष्यों के उपभोग हेतु, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक तो तिलहन ऐसा है जो तेल जो मनुष्य अपने लिए यूज करते हैं भारतीय आहार के रूप में, ठीक है, और दूसरा होता है जो वो उद्योगों में यूज करता है, ठीक है, तो उद्योग मतलब औद्योगिक रूप में, ठीक है, औद्योगिक प्रयोग, ठीक है, तो याद रखिएगा उद्योगों में जो यूज करते हैं वो दोस्तों अलग हो जाता है। तो तेल में दोस्तों ये 2 चीजें होती हैं, ये जो औद्योगिक वाले में इसको अखाद्य बोलते हैं, अखाद्य मतलब न खाए जाने योग्य, ठीक है, जिसे खाया नहीं जाता है उसका प्रयोग दोस्तों उद्योग वगैरह में लिया जाता है। देखिए हर तेल नहीं खा लेंगे, मोबिल पी जाएंगे क्या, हाँ, अरे भाई कुछ लिमिटेड तेल ही तो खाएंगे कि जितना तेल है सब खा जाएंगे, हाँ? वही सवाल है दोस्तों यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा कि देश में तिलहन फसलों में सर्वप्रमुख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, जब आप तिलहन फसलों की बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों किसकी बात करते हैं, तो आपको नहीं पता होगा, फिलहाल मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा इसमें मूंगफली आता है, सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें सोयाबीन आता है, ठीक है, सोयाबीन आता है, सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें वो आता है सरसों आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
दोस्तों इसमें तिल आता है, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या है, पॉपुलर है, जो फेमस है, ठीक है। प्लस नारियल आता है, ठीक है, नारियल आता है। तो ये सब दोस्तों तिलहनों में इसको आप नाम, नारियल तो दोस्तों ऐसे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला, बाकी के जो जरूरी हैं वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब कभी आप फॉर्च्यून ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां पर मूंगफली और सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं। यहां पे सवाल दे रहा दोस्तों पेगिंग। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है या किस फसल से संबंधित आपको ये बताना है। पहले मैं बता के क्या करूंगा अगर आपको पेगिंग नहीं पता होगा तो, ठीक है। देखिए पहले याद रखिए ये मूंगफली से संबंधित है और फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। मूंगफली में दोस्तों एक खूंटी निकलती है, ये उसी खूंटी के बारे में बताता है। जो पेगिंग है दोस्तों, जब कभी मूंगफली में परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया के पश्चात जब परागण की क्रिया हो जाती है उसके पश्चात दोस्तों एक खूंटी विकसित होती है, ठीक है। एक खूंटी विकसित होती है, ठीक है, और उसी को दोस्तों पेगिंग कहा जाता है। उसी खूंटी को विकसित होने को दोस्तों क्या कहा जाता है, पेगिंग नाम दिया जाता है। या खूंटी माने खुर टाइप का निकलता है मूंगफलियां में से, उसी को कहा जाता है, ठीक है। कर भारत में गरीबों का काजू किसे कहते हैं, गरीबों का काजू किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसी मूंगफली को क्या कहते हैं दोस्तों, पीनट। मूंगफली यानी पीनट, ठीक है। तो काजू को इंग्लिश में कैस्क्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, कैस्क्यू। तो गरीबों का काजू कहा जाता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। कर मूंगफली जो है दोस्तों, ये मूलतः किस देश का पौधा है, ठीक है। इस तरह के पौधा दोस्तों हमेशा अफ्रीका में ही बोए जाते थे, चाहे दाल वाले हैं चाहे मूंगफली वाले, सब अफ्रीका वाले हैं। हाँ, नहीं, मूंगफली पूछ दिया ना, मूंगफली वहां का है यार। काजू कहां, काजू पुर्तगालियों ने लाया। अरे क्या नाम है यार, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश है, अरे दक्षिण अमेरिका में, अरे पनामा से नीचे, नाम ही नहीं याद आ रहा है, क्या बताएं। एकदम नीचे हो जाएगा चिली तांबा उत्पादन के लिए, अर्जेंटीना टीना पास पंपास घास के मैदान, और उधर पराग्वे उरुग्वे। अरे रियो डी जेनेरियो, वो जो गेम हुआ था ओलंपिक वाला। मूंगफली किस देश का, ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का पौधा है, अफ्रीका नहीं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पौधा है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ब्राजील, मूंगफली जो दोस्तों ये ब्राजील का पौधा है। कहां का है, ब्राजील का। याद रखेंगे दोस्तों, दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसे अभी मैं स्किप किया, वैसे स्किप होना अलग बात है, ऑप्शन दिखता तो मैं तुरंत बता देता कि नहीं इसका यही जवाब होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। कर मूंगफली का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, मूंगफली का प्रयोग दोस्तों किस रूप, अरे खाने के लिए यूज करते हैं, फोर खाते हैं और क्या, ठीक है। तो मूंगफली का यूज कहां लिए करते हैं, तो बहुत सारे यूज हैं। जैसे याद रखेगा खाद्य तेल, ठीक है, मूंगफली से तेल बना दिया और उस तेल में पूड़ी छान दिया ना, हो गया, ठीक है। या फिर मूंगफली से दोस्तों, हाँ बहुत बढ़िया है दोस्तों, मूंगफली से साबुन भी तैयार किया जाता है। साबुन, हाँ अरे भैया इससे फैट होता है ना, इसके फैट से साबुन भी बनता है। अब नहीं पता है तो फिर वही परेशान हो गए। अब आपको एक चीज बताऊंगा तो आप भरोसा नहीं करेंगे, इससे दोस्तों कृत्रिम चमड़ा भी बनाया जाता है। ये पशु वाला चमड़ा नहीं है, आर्टिफिशियल लिखा, सुन नहीं रहे हो क्या, कृत्रिम चमड़ा भाई, ये प्राकृतिक अलग होता है, वो पशु वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों अपने दिमाग में रखिएगा। समाप्त हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जितना शिद्दत मेहनत से मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, ऐसे सोचिए 11,880 लेक्चर सवाल तैयार हो गए। 396 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। शुरू से पढ़ोगे ना इतना आनंद आएगा और एक एक विषय आपका इतना बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा कि आप मजा आ जाएगा आपको। एक बार जीएस पढ़ के देखो ना, रोज कम से कम दो, अब अगर आपको क्लास पसंद आए ना, 2-4 क्लास रोज देखो, घबराओ मत कि कितना क्लास है, 4 क्लास रोज देखो, कम करें 4 महीना 6 महीना में जो है पूरा का पूरा क्लास आप देख पाओगे। आनंद भी आएगा, सब कुछ रिकॉल भी हो जाएगा, पढ़ने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी जो हमारे पास बैच हैं, हर एक बैच अपने आप में टॉप है दोस्तों, बढ़िया कंटेंट के साथ, बढ़िया स्टडी मटेरियल के साथ सब कुछ दिया गया है। पहले आप डेमो देखिए, मैं बार बार कहता हूं इस तरह की डेमो की फैसिलिटी दोस्तों कहीं नहीं मिलेगी। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं यार आंख मूंद के भरोसा मत करो, ये बैच आप खरीद लिए और पता चला बाद में करें सर समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमको फंसाना नहीं है आपको, आपका समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपका पैसा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार घर वाले पैसा नहीं देंगे ना तैयारी करने के लिए। तो मैं चाहता हूं पहले आप आइए, बैच में जो फ्री लेक्चर है पहले आप उसे पढ़िए, सेटिस्फाई होइए, फिर आप हमारे साथ अपनी तैयारी कीजिए। यदि आपको लगे कि हम नितिन सर के साथ, हम स्टडी 91 के साथ पढ़कर अपने गोल, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, तब आप हमारा दामन थापिए ना।
ऐसे नहीं कि बस चला गया खरीद लिया। हमको भैया इतना पाप नहीं कमाना है। अपने जीवन में हम पैसा बहुत कम कमाए हैं, नाम मान सम्मान ये चीज़ें ज़्यादा कमाए हैं, ठीक है, वो मैंने ऐसे ही कमाया है। तो आप आइए, पहले देखिए, क्लास अच्छी लगे तब आप जो ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी भी बच्चे फ़ोन करते हैं सर फाउंडेशन बैच। अब फाउंडेशन बैच लोगों के नहीं समझ में आता कि भैया हमको मेहनत करना पड़ता है। अब हमारे जगह दूसरा टीचर होता ना तो सोचता डिमांड आ रही है, ठोंक दो क्लास पिला, कुछ भी पढ़ा दो। अरे काहे कुछ भी पढ़ा दे। मेरी आदत है जब भी मैं कोई विषय पढ़ाता हूं बहुत रिसर्च करके बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूं। अब विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है ना, एक एक लेक्चर बनाने में मुझे 4-5 घंटे लग जाते खाली कंटेंट तैयार करने में यार। अब उतना टाइम अगर मैं, अब क्यों इतना टाइम लगता है सर? 5 तो किताब लेके आधा घंटा हम लिख कहने देते, नहीं होता यार। केवल किताब लेने से नहीं काम चलेगा। एग्जामिनर क्या सोच रहा है, परीक्षा में किस तरह से सवाल बनेगा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि चीजें आपको याद हो जाए, सब चीज है ना। खाली लिख दें तो जो चीज किताब में लिखा है अगर वही मैं छाप दूंगा तो उससे अच्छा आप किताब लेके पढ़ लीजिए। बैच लेने की क्या जरूरत है? बैच लेने का मतलब आप आ रहे हो हमारे पास तो हमको एक एक चीज आपके दिमाग में डालना है, स्टोरी बना के, पिक्चर बना के, कि आपको कैसे चीजें याद हो जाएं और कुछ छूटे भी ना। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, देखिए शॉर्टकट नहीं है। आप भी बैठोगे 5 किताब लेके, 10 किताब लेके अगर एक चैप्टर बनाने लिखने बैठोगे ना, आपको भी लगेगा 4 घंटा। अरे मुझे तो बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो गया, जब मुझे इतना टाइम लग जाता है तो आपको तो हमसे भी ज्यादा लगेगा। मेरा तो रोज यही काम है, मैं कोई नौकरी तो करता नहीं हूं, मेरा तो रोज का ही काम है। अब जो रोज करने वाला इंसान को इतना समय लग रहा है तो आप सोचो आपको हमसे ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? तो अभी आप कह रहे हैं ना, कभी आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं बहुत शोध करके बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है मैं विषय को एक बार ही बनाऊंगा। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री बना दिया ना, फिर पूरे भारत में हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों कोई भी एग्जाम दीजिए, प्री से लेकर मेंस लेवल, कभी आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बैच सब पे भारी। तो धीरे धीरे काम करो। हम कह रहे हैं 4 महीना 6 महीना में एक बैच खत्म होगा, लेकिन वो फिर खत्म हो जाएगा, दोबारा उस पर कोई चर्चा नहीं करनी होगी, ठीक है। तो आइए आप ज्वाइन कीजिए। अभी भी बहुत सारे लेक्चर यहाँ पे फ्री में दिया हूँ मैं, आप जाके पहले देख लीजिए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ही आपसे निवेदन है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।